ये कौन सा एक्सपेंस है? कंजाइनी का एक्सपेंसेस है। अब मुझे बता, ये मालूम नहीं अपने को क्या है, नॉन रेकरिंग की रेकरिंग, कुछ बोला नहीं है, क्या अज्यूम करने का? कंजाइनी मतलब रेकरिंग ही है, चिपक जाता है उसके साथ रेकरिंग, मेजोरिटी वो रेकरिंग ही करता है। मिस्टर जैक एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर जिल 1 लाख एंड रेमिटेड द बैलेंस ड्यू इन कैश। उसने बिल भी एक्सेप्ट किया पहले, वो क्या होगा, बिल क्यों एक्सेप्ट किया होगा पहले? एडवांस, और लास्ट में उसने रेमिट भी किया एक्चुअल कैश। तो बना लेते हैं फटाफट, क्या बनाने को बोला आपने को? रिक्वायर्ड टू बी अ कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट ऑफ मिस्टर जैक इन द बुक्स ऑफ जिल। इन द बुक्स ऑफ जैक, ये अभी तक सब हम लोग कंजाइनर का ही कर रहे हैं, कंजाइनर का जर्नल, कंजाइनर का लेजर। लेजर पूछा है तो 3 अकाउंट जनरली बनाएगा, इधर 2 बोला है तो 2 ही बनाने का। कंजाइनी का हम लोग साथ में करेंगे, जगह छोड़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं छोड़ा है तो भी ठीक है, हम लोग साथ में करने ही वाले एंड में, नो प्रॉब्लम। कंजाइनी का सब कुछ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जिल, in the books of Mr. Jill, consignment account, in the books of Mr. Jill, consignment account, and Jack's account. Okay, let's start. मिस्टर जिल कंसाइंड एट एन इनवॉइस। भाई याद है, जब भी आप इनवॉइस प्राइस पे सेंड करते हो, 2 जगह ये नड़ेगा आपको इनवॉइस प्राइस। नंबर 1 एट द टाइम ऑफ सेंडिंग, नंबर 2 एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक। So when you send, you do not record the cost. What do you record? You record the IP on the debit side. And just to nullify that profit element, another entry on the credit side as buy goods sent on consignment. Discussed that, remember yesterday. So इधर आपका entry क्या होगा? 2 goods sent on consignment will be how much? 2 goods sent on consignment account will be 1,50,000. Agree all of you? 2 goods sent on consignment will be 1,50,000, and immediately I'll pass a reversal entry for nullifying the profit. Buy goods sent on consignment, and that should be how much? 50,000. What is the percentage of profit over here? Can you tell me? Between cost and IP? 50%. 50% on cost. 50% on cost. These are goods sent at invoice price, and this is loading cancelled, yeah, profit element cancelled, loading reversal. Okay, profit element reversed. खाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इनवॉइस प्राइस पे दिखाना, ठीक है? डायरेक्टली कॉस्ट पे ही आप दिखा भी सकते हो, कोई वांधा नहीं है वहां पे, ठीक है? उसके बाद, लेकिन आपको नहीं करना, आपको सब में अगर आईपी है तो आईपी से ही दिखाने का। फिर उसने खर्चा किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंजाइनर अमाउंटेड टू 10,000। क्या एंट्री करेंगे हम? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर। ऑब्वियसली ये क्या होंगे, रेकरिंग होंगे कि नॉन रेकरिंग होंगे? नॉन रेकरिंग होंगे। फिर दिया है आपको गुड्स ऑफ 1 लाख वेर इनवॉइस्ड एट अ प्राइस ऑफ 150, डायरेक्ट एक्सपेंस 31 मार्च। अकाउंट सेल्स रिसीव्ड दैट ही मेड अ सेल ऑफ 120। पहले तो सेल वैल्यू से सेल रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर हम लोग ढूंढेंगे वो आईपी वगैरह जो प्राइस है उसका। तो एंट्री क्या हो जाएगी सेल की? मेरा इनकम जैक ने रिसीव किया है तो जैक टू इनकम। सो जैक में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट 1,20,000, और कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाय जैक 1,20,000। These are consignment sales. These are consignment sales. उसके बाद दिया है his actual expenses were 3,000. Whose actual expense? तो भैया जैक का। मेरा एक्सपेंस उसने पे किया तो कंसाइनमेंट टू जैक 3,000. What will you assume about these expenses? Recurring or non-recurring? Recurring expense चाहिए तो लिख दो recurring expense। जैक में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट
कभी भी सम में है ना कंजाइनर के खर्चे के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब नॉन रिकरिंग। कंजाइनी के खर्चे के बारे में नहीं दिया है कुछ, तो रिकरिंग अज्यूम करके ही चलने का। कंजाइनर का मेन काम होता है गुड्स को पहुंचाना, और कंजाइनी का मेन काम होता है गोडाउन में रख के धीरे धीरे गुड्स को बेचना। कंजाइनी का मोस्टली सब एक्सपेंस रिकरिंग रहेगा, स्पेसिफाई करके देंगे अगर नॉन रिकरिंग है, किया भी हमने। नॉन रिकरिंग है तो दिल स्पेसिफाई। जैक एक्सेप्टेड अ बिल, एडवांस में कुछ बिल एक्सेप्ट हो गया है, तो एंट्री क्या होगा, BR टू जैक हो जाएगा 1,00,000 रुपया। अब ये बिल के ऑनर करने की भी एंट्री आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेगी। जब भी बिल एक्सेप्ट करता है तो उसको ऑनर जरूर करना, जर्नल पूछा है तो ऑनर करने की क्या एंट्री करते हैं हम, हैश टू BR, और या तो डिस्काउंट होगा तो बैंक डिस्काउंट टू BR। डिस्काउंट हुआ तो फिर ऑनर की एंट्री नहीं आएगी, मालूम है ना, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड इज नो एंट्री। या तो ऑनर की एंट्री आएगी या तो डिस्काउंटिंग की एंट्री पूछा होगा सम में, तो वो कर देना आपको। और बस रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट इन कैश, इससे पहले अपने को इसका कमीशन कैलकुलेट करना है, तो एंट्री तो वही होगा, कंसाइनमेंट टू जैक पेएबल एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कमीशन at the rate of 5% on invoice price. 5% of invoice price plus 20% of surplus over invoice price. तो कैलकुलेट करना है अपने को उसका कमीशन। मेकिंग अ स्मॉल नोट फॉर कमीशन। कमीशन थोड़ा कैलकुलेशन टाइप से, तो आप उसका नोट बना के दिखाओगे तो बेटर ही है। Many times I told you working note, working note, working note. Don't do conjuice in working note at all. Working notes are very, very important. Okay. Working note जहाँ explanatory notes हो आपको दिखाना है. Okay. Commission to consignee. Commission to consignee. Commission to consignee. कैसे करना है? एक तो 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। देखो हम 3 प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं। उसने जो सेल किया है उसका सेलिंग प्राइस मुझे मालूम है 1,20,000 है। नाउ दिस is in respect of 4/5 of the goods, we know that. So what is the corresponding IP and what is the corresponding cost, ये आपको ढूंढना है। तो अगर ये 4/5 सेल हुआ है ना आपका, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट का भी 4/5 होगा और IP का भी 450 होना चाहिए ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये जो सेल हुआ है इसका कॉस्ट कितना होगा, इसका IP कितना होगा, बता सकते हो? Will be 80,000 or IP will be 80,000 and 1,20,000. समझ में आया कैसे किया? बहुत सिंपल है। देखो अगर आपका टोटल का 4/5 गुड्स बिका है 120 में, तो उसका कॉस्ट का भी आप 450 लोगे ना। समझो 100 यूनिट भेजे थे और 80 यूनिट्स बिके हैं, तो ये सेल प्राइस 80 यूनिट्स का है ना। और अपने को मालूम है कि 100 यूनिट का कॉस्ट 1,00,000 था, तो 80 का कितना, 80,000। और यहाँ पे भी मालूम है 100 यूनिट का कॉस्ट 1,50,000 था, तो 80 यूनिट का कितना, 1,20,000 क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे भी कर सकते हो आप, या तो फिर सीधा दोनों का 80% ले लो, कॉस्ट का भी 80%, IP का भी 80%। डिड यू गेट इट? तो बंदे ने क्या किया है, 1,00,000 का कॉस्ट का गुड्स पूरा नहीं बेचा है, 80,000 का कॉस्ट का गुड्स बेचा है। 1,50,000 का IP का पूरा नहीं बेचा है, वही गुड्स का IP, 80,000 का IP। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी मेथड है कि पहले आपको कॉस्ट मिल जाएगा ना 80,000, आपको मालूम है लोडिंग 50% था, 80,000 पे 50% ऐड कर लो, 1,20,000, ऐसे भी मिल जाएगा आपको। ओके, सेम कंसेप्ट इट इज, कैसा भी कैलकुलेट करो। तो 80,000 का IP is 120। दिस ब्रिंग्स अस टू व्हाट कंक्लूजन, ये भाई ने जरा भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की। ये भाई ने 80,000 के कॉस्ट का गुड्स का जिसका IP 120 था उसको कितने में बेचा, 120 में ही बेच दिया है भाई, 120 में ही बेच दिया है। सरप्लस ही नहीं है ना, मतलब कुछ सरप्लस IP के ऊपर भाई ने मेहनत ही नहीं किया। हमने उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजा था, बोला था 1,20,000 इसका इनवॉइस प्राइस है, से नीचे नहीं बिकना चाहिए। भाई ने सीरियसली लिया ही नहीं, एकदम बॉर्डर लाइन 120 पे बेच दिया उसने। तो अभी उसको कमीशन कैसे देने का है, उसको कमीशन कैसे देने का है, उसको कमीशन देने का 5% ऑफ सेल एट इनवॉइस प्राइस, राइट। तो 5% ऑफ
व्हाट 1,20,000. 1,20,000. 20,000, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही इनवॉइस प्राइस है। हाँ, अगर उसने 130 में बेचा होता तो कुछ 10,000 सरप्लस आता हाथ में, तो 120 का 5% और जो एक्स्ट्रा मलाई मिला है 10,000 उसका 20% और कमीशन देते हैं हम उसको, है ना। आर यू गेटिंग दिस? यहां पर तो इनवॉइस प्राइस पे ही सेल हो गया, 120 पे ही सेल हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये कमीशन कुछ आएगा क्या? 20% ऑन सरप्लस रियलाइज्ड ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस, नील कुछ आने वाला ही नहीं है। ये थोड़ा डिजाइन वाला है, इसको आप नॉर्मल तरीके से वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। ओके, ये यूनिट्स वाला तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज, इफ यू वांट टू शो यू कैन। बाकी ये सिंपल सा कैलकुलेशन है आपका कॉस्ट आईपी एंड एसपी का। तो यहाँ पे दिखा दो सरप्लस रियलाइज्ड अबव इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू नील। व्हाई इट इज नील? इट इज 120 माइनस 120, दैट इज नील, बराबर है। तो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिलने का सवाल नहीं है, तो सरप्लस रियलाइज्ड इज नील। तो जो उसको एक्स्ट्रा कुछ मलाई मिलने वाली थी अभी कुछ मिलेगी नहीं, तो इसका कमीशन ले दे के कितना होता है? 6,000 रुपया। तो जो कमीशन होता है वो कोई भी प्राइस पे हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन में दिया कॉस्ट तो प्राइस कोई पे भी, भी हो सकता है। कॉस्ट पे नहीं होगा कॉस्ट पे नहीं होगा, बट क्वेश्चन में दिया है ना तो उसके हिसाब से जाने का, नहीं दिया तो टोटल सेल्स पे लेने का। कभी आईपी पे होगा, कभी एसपी पे होगा, कभी डिफरेंस पे होगा, कभी एक सर्टेन अमाउंट दिया होगा, 50,000 के ऊपर सेल किया तो उसके ऊपर सरप्लस पे कमीशन एंड टोटल सेल्स पे भी कमीशन। क्वेश्चन में दिया तो गो अकॉर्डिंगली, बट कुछ नहीं दिया तो हमेशा टोटल सेल्स पे लेने का। ओके, तो कमीशन का बात क्लियर है सबको अभी? एनी डाउट ऑन कमीशन? ओके, नाउ करस्पॉन्डिंग एंट्री कंसाइनमेंट में, यस ईशान? सर वो वर्किंग नोट दिखाओ ना एक बार वापस। ये वो यूनिट्स वाला मत करना, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये वाला सिंपल आपका वर्किंग नोट है, कॉस्ट आईपी और एसपी। सरप्लस रियलाइज्ड अबव आईपी में आएगा नील, 120 माइनस 120। ओके, नाउ लेट्स गो टू द करस्पॉन्डिंग एंट्री। कर लो कंसाइनमेंट में 2 जैक, तो जैक में बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में 2 जैक, तो जैक में बाय कंसाइनमेंट, जैक में बाय कंसाइनमेंट। इसका कमीशन कितना आएगा? 6,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया है? बिल ड्रॉन और ये सब तो हो गया। फिर अपने को यहाँ पे से रेमिटेंस ले लेना है पहले, तो कितना पैसा लाए मिलेगा जैक से अपने को, वो ले लो आप फाइनल रेमिटेंस। 11,000. 11,000, 11,000 इज फाइनल रेमिटेंस, ठीक है, दैट्स डन। फिर क्या है अपना? क्लोजिंग स्टॉक है। हाउ डू यू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक? दो क्लोजिंग मत लिखना इधर, आप कंसाइनमेंट स्टॉक लिखना या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख देना। तो लेट्स कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, अनदर वर्किंग नोट, कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या क्या आइटम लेना है अपने को? अभी यहाँ पे देखो ये लफड़ा है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी डायरेक्ट कॉस्ट पे तो करेंगे बट कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करना है आपको। दो चीजें करनी है, याद है? पहले आईपी पे रिकॉर्ड करना है, फिर स्टॉक रिजर्व अलग से क्रिएट करना है। तो पहले ओरिजिनल कॉस्ट, उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितना किया है? ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख है कि 150 है? 1 लाख है। ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख का प्रोपोर्शनेट ना, वो इंटू 1/5 करना पड़ेगा इधर, क्योंकि अपने पास यूनिट्स नहीं है। ओके, टोटल का 4/5 सेल हो गया तो 1/5 स्टॉक में, तो 20,000 रुपये आपका कॉस्ट हो गया इसमें, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्रोपोर्शनेट। कितना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस? 10,000 है, उसका भी
कितना पोर्शन आपके स्टॉक में होगा 1/5 which is 2000. Are there any non-recurring expense of No. consignee involved in the problem? No. So you make it 22,000. Make it 22,000. That's your total cost of goods, right? But this is the cost value. This is the cost price of goods, right? This is the cost price of goods. Just a second. हाँ, hello madam, बोलो. चलो, सो ये कॉस्ट प्राइस है, बट आपको रिकॉर्ड कॉस्ट पे नहीं करना है, आपको रिकॉर्ड आईपी पे करना है. तो आईपी के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? लोडिंग या प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट. जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था? शुरुआत में देखो 50,000 था. तो क्या पूरा 50 का 50 पड़ा रहेगा ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट? नहीं, उसमें से भी कितना गुड्स का है? 1/5 गुड्स पड़ा है, तो प्रॉफिट का भी कितना एलिमेंट पड़ा होगा? 1/5 पड़ा होगा. दैट इज 10,000. डिड यू गेट दैट? एक्चुअली ये है ना, ये कुछ काम का ही नहीं है, ये खाली प्रेजेंटेशन के लिए. आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे है, तो आपका कॉस्ट प्राइस 22 ही रिकॉर्ड होना चाहिए. क्योंकि आप आईपी से भेज रहे हो और आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दिखाना है, इसके लिए आप आईपी पे गुड्स को वैल्यू कर रहे हो और सामने रिजर्व क्रिएट कर रहे हो. बता रहे हो कि भैया एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक 22 ही है, 32 नहीं है, 22 है. ऐसा करके आई बात. ये खाली हम लोग फॉर्मेलिटी से करते हैं. और अब मुझे बताओ व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी. इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का? 32. तो रिकॉर्ड करते वक्त 32 करना है आपको. तो इधर आएगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 32 स्टॉक एट आईपी, और आपके सामने इमीडिएटली एंट्री कर देनी है टू स्टॉक रिजर्व. टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 10,000. This is profit element on stock. This is profit element, unrealized profit element बोलते हैं इसको. आरडीडी के जैसा रिजर्व है, बेसिकली स्टॉक का रिजर्व. अपना ही लॉस करके दिखाया, राइट साइड गेन दिखाया, लेफ्ट साइड लॉस दिखाया, 10,000 का एक्स्ट्रा. बस कर लो. प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैलकुलेट. प्रॉफिट ऑफ 23,000. 23 का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट. खत्म. देख लो. क्लियर? Got it. बढ़े आगे. Next sum. Take out sum number 8. Question number 8. जर्नल आने का चांस तो नेग्लिजिबल ही है इसमें. ओके, मैंने इसलिए 2-3 सम में ही करवाया जर्नल, सेफ साइड के लिए. आ गया तो वो एंट्रीज तो यू कैन फ्रेम ना, जो भी है डेबिट क्रेडिट नरेशन ऑन वर्ड्स में यू कैन राइट. फिर भी एक डिफरेंट वाला जो भी एंट्रीज आ रहा है, एक तो सम हम लोग करेंगे जर्नल जस्ट फॉर रेफरेंस. क्वेश्चन 8 देखो. डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा its selling agent on the following terms. Goods to be sold at invoice price or over. इधर उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि या तो इनवॉइस प्राइस पे बेचना या उसके ज्यादा प्राइस पे बेचना. A to be entitled to a commission of 7.5% of the invoice price and 20% of any surplus realized above invoice price. Did you get that?
नॉर्मल कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन दोनों है, नॉर्मल उसका इनवॉइस प्राइस पे, डेल क्रेडिट उसका अबव इनवॉइस प्राइस. डिटो लाइक दिस सम. The principals to draw on the agent a 30-day bill for 80% of the invoice price. What are they talking about? Advance. Advance. What will be the entry for BR? BR to A. BR to A. BR to A of Agra, right? And what will be the value of this bill? Value of this bill. 80% of the invoice price. Invoice price मतलब जो हम send कर रहे हैं उसको, उसका 80% value का bill accept कर रहा है. On 1st February 2016, 1,000 cycles were consigned to A, each cycle costing 640 including freight and invoiced at 800. उसने 1000 साइकिल कंजाइन किया है, 640 उसका कॉस्ट है इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इनवॉइस्ड एट 800. So what is the cost and what is the IP? Cost. 640 Is 6 lakh Cost is 640, IP is 8 800. lakh. तो प्रॉफिट एलिमेंट कितना हुआ पर साइकिल? 160. 160 is the profit element per cycle. वो लोडिंग है, वो रिवर्स कर देना पड़ेगा. नॉर्मली अपन फ्रेट की एंट्री अलग से करते हैं, भाई ने फ्रेट इंक्लूडिंग, अभी कितना फ्रेट है कितना कॉस्ट है मालूम नहीं है, वो चिपका दिया उसने 640 के अंदर. एक ही हटने को गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में ही दोनों लेना पड़ेगा, रास्ता नहीं है इसके लिए. देन बिफोर 31st March 2016 when the principal's books are closed, A met his acceptance on the due. What do you mean by A met his acceptance on the due date? Honored. ये नहीं भी बोला तो भी एंट्री तो आएगी सब में. Sold 820 cycle at an average price of 930 per cycle. ये देखो ये होनार बंदा निकला. इसको हमने बोला था 800 के नीचे मत बेचना, भाई ने कितने में सेल किया है? 930 में सेल किया है. okay, ये पक्का सेल्समैन है. 930 इंटू 820 का प्राइस पे इसने सेल किया है. क्या इसको एक कमीशन मिलेगा कि दो कमीशन? दोनों मिलेगा इसको. क्या इधर से देख के बता सकते हो उसको पहला कमीशन कौन से वैल्यू पे मिलेगा? जो 7.5% इनवॉइस प्राइस पे देना है वो किस पे देंगे हम इसको? कौन सा अमाउंट पे आएगा? 20 into 800. 820 into 800 वाला इनवॉइस प्राइस पे आएगा. और जो मलाई मिलने वाली है ऊपर की 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड अबव इनवॉइस प्राइस, वो कितने पे आएगा? 820 into 130. 820 into 130 का 20%. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? उसके बाद दिया है सेल एक्सपेंसेस आर 12,500. ये सेल एक्सपेंसेस किसने इनकर किया है? कंजाई नीन. तो ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग. Recurring. रेमिट ड्राफ्ट, तो फाइनल सेटलमेंट हो गया आपका बैंक ड्राफ्ट के थ्रू. 20 अभी यहाँ पे चेंज हो रहा है सम, थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से क्या दिया. 20 of the unsold cycles were shop spoiled and were to be valued at a depreciation of 50% of cost. इस चीज का मतलब समझाओ मुझे. सर क्लोजिंग स्टॉक है ना, कॉस्ट के खाली 50% पे वैल्यू होगा. पूरा नहीं मतलब जो 20 अनसोल्ड साइकिल्स है ना, मतलब जो अभी क्लोजिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 अनसोल्ड साइकिल है, उसमें से 20 अनसोल्ड जो साइकिल है ना वही बिगड़ी है, तो वही खाली 50% कॉस्ट पे होगा. बाकी सब तो अपन इनवॉइस प्राइस करते हैं और जो रिवर्सल एंट्री करते हैं वही होगा. एब्सोल्युटली राइट. तो जो 80 समझो ये 100 साइकिल बचे हैं अपने स्टॉक में, अभी देख के पता चलेगा कितने साइकिल बचे हैं स्टॉक में अपने. 1000 बेचे थे, उसमें से उसने 820 बेचे. लॉस वगैरह कुछ तो है नहीं, राइट? देयर इज नो लॉस. तो 820 बिक गए. तो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स 180 यूनिट्स है. तो समझो 180 यूनिट्स का मेरे को कॉस्ट मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपया. एक्सपेंस ऐड करे समझो 640 दिया ही है इधर. 640 रुपया कॉस्ट है ना अपना इंक्लूडिंग फ्रेट. तो सबका सब कॉस्ट पे वैल्यू नहीं हो रहा है. 180 साइकिल में 20 खराब हो गया. खराब हो गया मतलब उसका एनआरवी घट गया है. उसका एनआरवी कितना हो गया है? 50% बिलो कॉस्ट चला गया है. याद है अपने को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस उस पे वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक. तो आउट ऑफ 180 साइकिल कैन आई से 160 साइकिल आर नॉर्मल. तो 160 का तो लफड़ा ही नहीं है. नॉर्मली कॉस्ट करो, लोडिंग करो, ऐड करो वगैरह वगैरह. बट जो 20 साइकिल्स है, जो 20 साइकिल्स हैं उसका कॉस्ट प्राइस विल इट बी सेम एज 160 साइकिल का कॉस्ट प्राइस? उसका कॉस्ट प्राइस क्या करना है मेरे को? कितने पे रिकॉर्ड करना है? हाफ. तो उसके कॉस्ट का हाफ कर देगा मैं.
लोडिंग तो सबका सेम है, प्रॉफिट एलिमेंट सबका सेम है, स्टॉक रिजर्व सबका वैसे ही बनेगा, उसका झंझट नहीं है। आर यू गेटिंग इट? लफड़ा किसका है अपना, जो 20 स्पॉइल्ड साइकिल्स है, ओके, जो 20 स्पॉइल्ड साइकिल्स है। तो बाकी 160 कॉस्ट पे और बाकी जो 20 है स्पॉइल्ड उसको आधा कॉस्ट पे, जो कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। लोडिंग तो मालूम ही अपने को अलग से करना है, ऐड करके अपने को आईपी और लोडिंग दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन में नोट में बता दूं, फटाफट करो स्टार्ट। दो ही क्या बनाने का, शो बाय द मींस ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दिस ट्रांजैक्शन अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी। अभी अपने को एक्चुअली पूछा है कंजाइनी के बुक्स में, ठीक है, तो ये हम लोग बाद में करने ही वाले हैं। ये सम खासकर आप कंजाइनर के बुक में भी सॉल्व करो, ठीक है। कंजाइनी का हम लोग करेंगे तो वापस करने ही वाले हैं वो। तो इन द बुक्स ऑफ डी ऑफ दिल्ली कंजाइनर का सर 12 सम में भी जगह छोड़ना है, जगह छोड़ा है तो ठीक है, भूल गए तो भी वांदा नहीं, सब साथ में नंबर दे के करना ही है कंजाइनी के बुक्स में। जगह छोड़ा है तो वेल एंड गुड, एक साइड छोड़ा है तो ठीक है चलेगा, उसमें बना देना। नहीं भी छोड़ा है तो लास्ट में कंजाइनी का नंबरिंग दे के सब सम्स करने ही है, उधर कर लेना, फिर एंड में कर लेना, कोई बात नहीं। तो ड्रॉ कर लो, ये कंजाइनर का ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए हर एक समय कंजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही करना, ठीक है। और चांसेस भी आने का लेजर ही, और लेजर में भी यही दो लेजर आने का चांस है सबसे ज्यादा। थोड़ा पैटर्न ये लोग ने प्रेडिक्टिव किया है यहाँ पे। फटाफट कर लेते हैं हम लोग। 1000 cycles were consigned at a cost of 640 each and invoiced at 800। वो कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट है, कुछ तो फ्रेट है, कुछ तो ओरिजिनल कॉस्ट है। मालूम है एक्चुअली दो सेपरेट एंट्री, एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट और एक टू बैंक, बट वी डोंट हैव अ चॉइस, वी डोंट नो द ब्रेकअप, हाउ मच इज फ्रेट, हाउ मच इज ओरिजिनल कॉस्ट, तो यू पास वन सिंगल एंट्री टुगेदर, दैट विल बी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। What value you will write it at? 1000 into 640 or 1000 into 800? 1000 into 800, that comes to 8 lakhs। इधर आईपी पे रिकॉर्ड करना है, और सिमिलरली इमीडिएटली आप इसको उल्टा कर दोगे। हाँ, 1000 into 160 का लोडिंग है, दिस इज would send on consignment at IP, और ये लोडिंग हो गया 60 का, ठीक है। कॉस्ट पे ही दिखाना है आपको, तो फटाफट लोडिंग रिवर्स कर दो। उसके बाद फ्रेट वगैरह का तो इंक्लूडेड है, बस फिर तो उसने क्या किया, सेल किया है, सेल किया है तो सेल की एंट्री कर दो। ए ऑफ आगरा में टू कंसाइनमेंट कितने साइकिल बेचे, इधर तो सेल वैल्यू रिकॉर्ड करनी है आपको। तो बिल भी है ना? हाँ बिल भी है, एक मिनट बिल का भी कर लेते हैं। 820 इंटू 930 कर लो, 820 इंटू 930 तो कंसाइनमेंट में आएगा बाय ए ऑफ आगरा, कंसाइनमेंट सेल्स ना, राइट, 820 इंटू 930 7626 762600 बराबर है। और बिल भी आया एडवांस का, फर्स्ट लाइन पे दिया, मैंने मिस कर दिया। कितना बिल है, 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो बताओ क्या होगा बिल का अमाउंट बाय बीआर अकाउंट, 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस, 80% ऑफ वन कितना था, आईपी 8 लाख था, तो 6,40,000 रुपीज, 6,40,000 का बीआर है, या एडवांस गिवन है, ठीक है। ये ऑनर जरूर होगा, दिया भी है क्वेश्चन में, लेकिन अपने लेजर में नहीं दिखेगा, जर्नल करेंगे तो दिखेगा। ये हो गया सेल अपना। उसके बाद व्हाट डू वी हैव, एक्सपेंसेस है उसका 12,500 हुआ है कंसाइनी का, सो कंसाइनमेंट टू ए ऑफ आगरा 12,500, सेलिंग एक्सपेंस
सेलिंग एक्सपेंस हो गया इसका, एंड उसको कमीशन भी देना है, इसका सेलिंग एक्सपेंस का करस्पॉन्डिंग एंट्री कर दो। कंसाइनमेंट में 2A, तो इधर बाय कंसाइनमेंट 12,500, उसको कमीशन भी देना है, सो 2A ऑफ आगरा। कितना आएगा कमीशन बताओ मुझे, देखो उधर क्या दिया है, कमीशन कैसे देना है उसको। कमीशन जो है एट द रेट ऑफ 7.5% of invoice price and 20% of surplus over invoice price. Let's make a small working note for that. Commission to A of Agra. पहले तो कितने यूनिट सेल हुए, देखो यहाँ पे ये कॉस्ट, ये आईपी और ये एसपी। सोल्ड गुड्स का अपने को मालूम है सेलिंग प्राइस कितना है, 820 इंटू 930 है, 820 इंटू 930 है, विच इज 762,600। तो अपने को क्लियर कट हिंट दिया है यहाँ पे 820 गुड्स ही बेचा है, 820 यूनिट्स ही उसने बेचा है, बराबर है। तो आईपी भी कितने का लोगे 820 का, और कॉस्ट भी कितने का लोगे 820 का। जैसे यहाँ पे 4/5 था, यहाँ पे यूनिट्स पता है, तो सबको 820 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है। तो यही गुड्स का कॉस्ट कितना है, यही गुड्स का आईपी कितना है, यही गुड्स का कॉस्ट कितना होगा 820 इंटू 640 होगा ना, कितना होता है 524,800, और यही गुड्स का आईपी कितना होगा 820 इंटू 800, कितना आता है 6,56,000। इसमें कोई एक्सपेंस नहीं लेना है अपने को, आईपी पे जो सेल हुआ है या कॉस्ट पे जो सेल हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स देखने का है आपको, ठीक है। ये तो अपने को रास्ता नहीं है, इंक्लूडिंग फ्रेट है तो हम लोग ने चिपका दिया साथ, अदरवाइज ओरिजिनल हमने लास्ट सम भी किया 1,01,50 मैंने कंपेयर किया, ठीक है। तो कॉस्ट हो गया, आईपी हो गया, एसपी हो गया, अभी उसको कमीशन किस पे देना है 7.5% ऑफ 656 आईपी, कितना आता है ये 49,200 प्लस एनी सरप्लस रियलाइज्ड, कितना है 20% ऑफ सरप्लस रियलाइज्ड अबाउ 20% ऑफ ओवर आईपी विच इज इक्वल टू 20/100 इनटू कितना सरप्लस है 762,600 में बेचा, और आईपी कितना था 656,000। व्हाट्स द सरप्लस अमाउंट ओवर हियर, as a surplus 106,600 106,600 100, तो उसका 20% करो 21,320। तो टोटल कमीशन कितना होगा 49,200 प्लस 21,320। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कमीशन कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू, बोलो। Anyone had any doubt who did not understand the commission calculation? बताओ। पक्का क्लियर है। जो सोल्ड गुड्स है उसी का मैंने आईपी ढूंढ लिया, उसी का मैंने कॉस्ट ढूंढ लिया। एक्चुअली कॉस्ट का जरूरत नहीं था, खाली ऐसे ही टाइम पास ढूंढ लिया, ठीक है। तो एक्चुअली आईपी और सेल वैल्यू से हो जाता है अपना काम, खाली आपको बताने के लिए कि भैया ये क्लियर पिक्चर, ये कॉस्ट, ये आईपी, ये सेलिंग प्राइस। 6,56,000 का आईपी था, उसने 762,600 में बेचा, अपने को आईपी पे देना है तो 6,56,000 पे दे दिया, एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस, मतलब सरप्लस पे 20%, 21,320। ओके, सो 49,200 प्लस 21,320। तो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं 49,200 प्लस 21,320। आईपी था 656,000 और ये था 106600 106600। ये आया अपने को कितना
49,200 प्लस 21,320, 49,200 प्लस 21,320, बताओ टोटल कितना आ रहा है? 2520. 70,520. करस्पॉन्डिंग एंट्री कर दो नीचे फटाफट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. 70,520. 70,520 rupees. Is that clear? Then what? उसके बाद हो गया सब कुछ. रेमिटेंस ले लो, इससे पहले पैसे ले लो. सेल वैल्यू था 762600. रेमिटेंस अमाउंट ले लो. बाय बैंक कितना आ रहा है यहाँ से? बोलो डेबिट माइनस क्रेडिट. 39,580. 39,580. 580. और अभी स्टॉक वैल्यू करना है. तो मेकिंग अ स्मॉल नोट फॉर स्टॉक. वर्किंग नोट टू कंसाइनमेंट स्टॉक. कंसाइनमेंट स्टॉक हम लोग वही करेंगे जो हम लोग नॉर्मली कर रहे थे. पहले कॉस्ट पे ढूंढ लेंगे. ठीक है, आराम से कॉस्ट पे ढूंढ लेंगे. तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोपोर्शनेट लेना है आपको. ओरिजिनल कॉस्ट था कितना आपका? ओरिजिनल कॉस्ट था 6,40,000 was original cost, but that was on 1,000 cycles. उसमें से आपका अभी बचा कितना? 180 cycles. 180 cycles बचा है. ठीक है, तो 180 cycle का कितना होता है ये? ऐसे अलग कर. 1,15,200. सॉरी, 3 लाख 1,15,200. 1,15,200. इसमें से सीधा 200 करके उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते? 200 नहीं, 160 करके 160. हाँ, 160 20 अलग अलग करो तो भी चलेगा, या यहाँ करके फिर डिवाइड करो 160 और 20. तो 160 साइकिल और 20 साइकिल कितना आ रहा है? ये 160 साइकिल का कॉस्ट कितना आ रहा है और 20 का कॉस्ट कितना आ रहा है? है 160 का 102400 और 20 का 14 रुको. 12,800. इसका एक और शॉर्टकट है. यही कॉस्ट है. हाँ, इसमें कोई और एक्सपेंस नहीं आएंगे. ये समझ आ गया? कोई और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस थे ही नहीं. फ्रेट तो इंक्लूडेड था. कंजाइनर का कोई नॉन रिकरिंग है नहीं, कंजाइनी का भी कोई नॉन रिकरिंग नहीं है यहाँ. तो यही आपका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. इसका एक और शॉर्टकट मेथड है, ये सब में अप्लाई कर सकते हो. कैसे करोगे? ये डायरेक्टली आ जाएगा आपको 640 इंटू 160 और ये डायरेक्टली आएगा आपको 640 इंटू 20. समझा क्या किया? ऐसे भी कर सकते हो. ओके, 640 इंटू 160, 640 इंटू 20, एक ही चीज है वो. तो अभी 102400 और 12800 ये कॉस्ट प्राइस है. अब 102400 को कुछ छेड़खानी करना है क्या अपने को? नहीं, वो तो नॉर्मल कॉस्ट पे वैल्यू हो रहा है, लफड़ा नहीं है, चकाचक साइकिल्स एकदम. बट 12800 के जो साइकिल है वो स्पॉइल हो चुके हैं. उसको क्या हो गया? 50% डेप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट करना है. उसका एनआरवी एक्चुअली कॉस्ट का आधा हो चुका है, वही बोल रहा है वो लोग. 50% डेप्रिशिएट करने का मतलब ये 12800 आपको हायर प्राइस तो फेच नहीं करेगा, इनफैक्ट कॉस्ट का 50% फेच करने वाला है. तो इसका एनआरवी पे करना पड़ेगा. तो इधर मैं छोटा सा लाइन में लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ 20 cycles at cost. Value of 20 spoiled cycles at cost will be 12,800 minus 50% depreciation. तो कितना होता है? 6,400 minus 6,400. 6,400. तो इसका अभी एनआरवी पे वैल्यू होगा, कॉस्ट पे नहीं होगा. इसका एनआरवी पे होगा कि कम हो गया एनआरवी. समझ आई बात? तो अभी ये 20 साइकिल का आपका जो वैल्यू एट कॉस्ट है, ये 20 साइकिल का जो वैल्यू एट कॉस्ट है, दैट इज नॉट 12,800.
दैट इज 6400, दैट इज 6400. इज इट क्लियर? अभी कम करके दिखा दिया आपने, क्रेडिट साइड पे कम वैल्यू करो ना, लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे हो अभी के अभी. इज इट क्लियर? तो यही वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे, यही आपकी कॉस्ट प्राइस है ऑफ दोस स्पॉइल्ड साइकिल्स. और जो नॉन स्पॉइल्ड है, नॉर्मल है, उसकी तो 102400 है. ये बात गुजरा दिमाग में अभी तक का? क्या किया हमने? अब टोटल कॉस्ट ढूंढ लो. देयरफॉर टोटल consignment stock at cost, total consignment stock at cost is how much? 102400 plus 6400, which comes to how much? 108800. ये आपका कॉस्ट रेडी हो गया आपके पास, कॉस्ट इज रेडी. ठीक है. अब इसमें क्या करना है आपको? मगजमारी, क्योंकि आईपी में आपने सेंड किया था. अभी ये मेरा नॉर्मल सम होता विदाउट आईपी वाला तो मैं यही रिकॉर्ड कर देता सीधा क्रेडिट साइड पे, लेकिन मुझे इसमें क्या करने का है? लोडिंग एडजस्ट करनी है. रिमेंबर, सो आई वांट टू एडजस्ट लोडिंग आल्सो. सो लोडिंग कितना है देख लो. टोटल लोडिंग कितना था? व्हाट वाज माय टोटल लोडिंग? 1,60,000. वो 1,60,000 इसमें एक्सपेंस नहीं आएगा ना कोई? एक्सपेंस लोडिंग में नहीं आएगा, इसमें आएगा. कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक जैसे आप करते हो ना, नॉन रिकरिंग ऑफ कंसाइनर, नॉन रिकरिंग ऑफ कंसाइनी, तो लेना ही है. ये सब में है ही नहीं ना, इंक्लूडेड है ना? इंक्लूडेड है, फ्रेट के साथ है वो ले लिया. अलग से कुछ होता तो लेने का, वो भी लेने का. जैसे नॉर्मली स्टॉक कॉस्ट पे करते हो वैसे ही करो. उसके बाद लास्ट में जो वैल्यू है उसको 50% से उड़ा दो, डेप्रिशिएट कर. तो जो स्पॉइल्ड वैल्यू है उसको 50%, पहले नॉर्मल कैलकुलेशन पूरा कॉस्ट एक्सपेंस के साथ, उसके बाद 50% से उड़ा देने का लास्ट. या 10% है तो 10% से उड़ाओ, 20% है तो 20% से उड़ाओ. तो उसको रेड्यूस करो और बाकी का नॉर्मल वैल्यू जो कॉस्ट है उसको लो और दोनों को ऐड करो. ठीक है. अभी लोडिंग प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट ले लो. 1,60,000 वाज ऑन 1000 साइकिल, तो अपने को कितना चाहिए? 180 साइकिल्स. 180 साइकिल पे कितना? 28,800. 28,800. लोडिंग इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि ये तो रियलाइज ही नहीं हुआ, ये तो हवा का प्रॉफिट है. रिजर्व तो आप इतने का ही क्रिएट करके बता दोगे, नो चेंज इन दैट. ओके. तो 28,800 प्लस 1,08,800. व्हाट्स योर आईपी? 137,600. Consignment stock at IP is 137 600. 137,600. Sorry. 137,600. So how will you record it in your account? By consignment stock 137,600 by consignment stock 137,600 at IP. This is the IP. Okay, this is the IP and सामने stock reserve, to stock reserve, that कितना था? सर वो डेप्रिसिएशन किधर अकाउंट करेंगे? 28,800. एक मिनट. हाँ, 28,800 डेप्रिसिएशन किधर अकाउंट करना ही नहीं है. See, understand. एक मिनट. This is profit reversal या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. देखो, डेप्रिसिएशन कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? स्टॉक क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है. आप फाइनल अकाउंट्स करते हो, आपको दिया जाता है एडजस्टमेंट में स्टॉक 50,000, मार्केट प्राइस 40,000. कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करते हो आप? लोअर 40 ना, हाँ. बराबर ना. तो पहले ही आपने डायरेक्टली कम प्राइस रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वो प्रीपेड एक्सपेंस को कम कर दिया. दिख रहा है? तो इधर क्या हुआ? आपका क्रेडिट कम हो गया ना. 50%, वो 20 साइकिल का 50% वैल्यू जो था उससे मैंने कम कर दिया इसको. कितना था वो? 20 साइकिल का 6,400 वैल्यू मैंने कम कर दी यहाँ पे इनडायरेक्टली. तो क्रेडिट कम हो गया, क्रेडिट कम हो गया, टोटल कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो गया. तो वो लॉस आपने एडवांस में दिखा दिया. तो यहाँ पे आपने स्टॉक को 6,400 से रेड्यूस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 6,400 से कम हो गया. अभी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन के ये जाएगा और जब बिकेगा तब कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा क्योंकि आपने वो लॉस पहले ही दिखा दिया. पहले ही लॉस हो गया, रिकॉर्ड हो गया इधर वो लॉस ऑटोमेटिकली.
अलग कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है उसको। गॉट इट? तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट, याद है हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन में भी करते थे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक दो सम आए थे जहाँ पे वो डेटर क्रेडिटर का डेट चला गया था, बारिश की वजह से गुड स्पॉइल हो गया था, उसको 12,000 का गुड्स अभी 5,000 पे रिकॉर्ड करना है, 10,000 का गुड्स अभी 4,000 पे करना है, तो सीधा रेड्यूस करके जो फाइनल वैल्यू थी वो वैल्यू लेके आते थे हम लोग, एनआरवी, और वो एनआरवी आपके फाइनल अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट डायरेक्टली। व्हाट इज दैट्स योर ओनरशिप स्टॉक। कंसेप्ट समझा इसका? तो ये कुछ नहीं है, अपने को डायरेक्टली नहीं दिया, वो लोग डायरेक्टली दे सकते थे कि 12,800 कॉस्ट था, 6,400 एनआरवी था, तो हम लोग तो एनआरवी चूज कर लेते। वो लोग ने अपने को बोला कि ढूंढो एनआरवी, 50% कम है कॉस्ट है, आप ढूंढो। तो 12,800 आपका कॉस्ट है और आपने ही ढूंढा 400 आपका एनआरवी है, तो अभी कंपेयर किया, तो एनआरवी पे रिकॉर्ड किया, कॉस्ट को इग्नोर मारा, अभी 6,400 ही आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्लियर? सो दैट्स इट। सर वर्किंग नोट देखो। वर्किंग नोट देख लो फटाफट। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, मैं आपको एक और तरीका इधर बता दूं, यहीं से आप ये जो मैंने बताया ना ये वाला, यहाँ से आप बता सकते हो 640 इंटू 160, 640 इंटू 20, ये दोनों हो गए आपके कॉस्ट, फिर इसको खाली 50% से कम कर दो, 12,800 को, दोनों को ऐड किया। ओके, ये ऊपर वाला ना करके डायरेक्टली इधर से भी कर सकते हैं, पर यूनिट पता है ना अपने को। लोडिंग का फंडा इज सेम, लोडिंग विल बी अनअफेक्टेड, लोडिंग को कोई 50% से कम मत कर देना, बोलने का मतलब, ठीक है? डोंट रिड्यूस योर लोडिंग बाय 50%, लोडिंग विल बी सेम। टोटल गुड्स का इतना, 180 का कितना, स्टोरी ओवर। अनरियलाइज्ड है वो तो हवा है, आगे जाके जो प्रॉफिट लॉस कम ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा हो गया तो लोडिंग जीरो हो जाएगा, एक्स्ट्रा लॉस विल गो टू पीएनएल वगैरह इन योर फॉर्म ऑफ ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग में। और अगर कम लॉस है, रिजर्व बच गया, जैसे आरडीडी बच जाता है तो हम लोग वापस पीएनएल में डाल देते हैं, स्टॉक रिजर्व बच जाता है तो वापस पीएनएल में डाल दो, सेम फंडा, ठीक है? सर मैंने थोड़ा मतलब अलग कर दिया पर आंसर सेम आ रहा है। क्या किया तुमने? मैंने पहले 160 पे 800 किया तो 128,000 आया, बाद में 20 तो पे तुमने क्या 640। किया 160 पे 800 करने का मतलब, तुमने उसको सीधा आईपी पे वैल्यू किया। हाँ, फिर बाद में वो जो डेप्रिशिएट हुआ ना उसको 20 इंटू 640 किया। क्यों उसको तो 20 इंटू 640 किया? क्योंकि कॉस्ट चाहिए था। हाँ, आईपी पे डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, कॉस्ट पे करना है। हाँ, 20 इंटू 640 कॉस्ट किया, फिर तुमने उसका आधा किया। हाँ, बाद में दोनों को ऐड करके इसमें डाल दिया बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। दोनों को ऐड करके बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, इधर गड़बड़ की है तुमने, इधर कैसा आंसर सेम आया? नहीं, बाद में वो 20 का लोडिंग भी ऐड करना है। हाँ वो नहीं किया, तो आंसर कैसा सेम आया? हाँ फिर बाद में इधर जो था ना टू स्टॉक रिजर्व, हाँ, उसमें 128 पे 20% लिया। 128,000 जो था ना उस पे 20%। 128,000 पे 20%। What was 128,000? अरे वो ये तो 160 इंटू 800। हाँ तो वही मिस्टेक हो गया ना तुम्हारा, यहाँ पे अलग आएगा आंसर, तुमको सेम नहीं आएगा। फिर तुमने वो 20 साइकिल का प्रॉफिट एलिमेंट ऐड ही नहीं किया दोनों जगह पे, तुमको फाइनल प्रॉफिट सेम आ रहा है क्या? ऐसा बोल रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस आएगा, ये आईपी चाहिए ना अपने को इधर। हाँ वो अलग आ रहा है। तो वो अलग ही आ रहा है ना, मैं तो अपने को आईपी का बात कर रहा हूँ। आईपी में तूने क्या गड़बड़ किया है, वो 20 जो स्पॉइल्ड साइकिल है ना, तूने 160 को तो 800 पे वैल्यू किया, वो जो 20 स्पॉइल्ड है ना उसको तूने कॉस्ट पे किया, 640 से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस्ट आ गया, उसको 50% से कम किया, आधा वैल्यू आ गया, उस पे लोडिंग ऐड करना पड़ेगा ना टू अराइव एट आईपी। लोडिंग ऐड नहीं किया तूने 20 साइकिल। हाँ वो नहीं किया। 20 इंटू 160 उस पे लोडिंग ऐड होगा, दैट विल बी 3200।
तो 3200 ऐड कर और फिर दोनों का टोटल कर तो ये आएगा। ठीक है, हाँ तो करना क्या है, फंडा बहुत सिंपल है। नॉर्मल कॉस्ट हम लोग लोडिंग ऐड करके आईपी ढूंढते थे, यहाँ पे कॉस्ट में ही पहले ही कम कर देने का, जो एनआरवी है वो सब एनआरवी पे वैल्यू करके कॉस्ट ढूंढ लेने का, फिर लोडिंग ऐड करके आईपी ढूंढ लेने का। इज इट क्लियर? बताओ मुझे फाइनल प्रॉफिट लॉस, व्हाट्स योर आंसर नाउ? 148,380. टोटल Total 106,0200. 10602. 0200. This will go to P&L. Profit on consignment. तो कभी भी कुछ स्पॉइल्ड है, कभी कोई गुड्स एनआरवी पे करना है, तो चुपचाप पहले कॉस्ट से एनआरवी पे आ जाओ, पूरा कॉस्ट एनआरवी ऐड करके ढूंढ लो और फिर फॉर्मेलिटी से एक लोडिंग ऐड करके रिजर्व में दिखा देने का। सिंपल। ओके, जितना लोडिंग ऐड करोगे उतना ही स्टॉक रिजर्व है। अल्टीमेट वैल्यू विल बी एट कॉस्ट ओनली। ये याद रखना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो स्टॉक है उसका नेट वैल्यू उसके कॉस्ट पर ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लोडिंग और स्टॉक रिजर्व एक दूसरे को नलिफाई करने के लिए बनाए गए, जैसे ऊपर वाली एंट्री नलिफाई करने के लिए बनाई गई। वर्किंग नोट दिखाओ ना। वर्किंग नोट देख लो, through the working note. Now I want you to try one sum on your own. Question 18, chalo. Question 18, try it on your own. Come on. Question 18, I want you to try it on your own. पहले लेजर बना लो। ऑल लेजर पूछ लिया है अभी। ऑल लेजर में सब मत बना देना, तो बहुत सारे अकाउंट हो जाएंगे। ऑल लेजर मतलब बेसिकली 3, सॉरी, ऑल लेजर मतलब बेसिकली 3 अकाउंट बनते हैं कंसाइनर के बुक में। कौन से? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और एक छोटू सा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। सभी कंसेप्ट हमने किए हुए हैं इसमें से, दिमाग लगाओ एंड ट्राई टू गेट द आंसर। कम ऑन। तो सम नंबर 18 एच लिमिटेड। एच लिमिटेड जर्नल में करवाता हूँ, पहले लेजर कर लो। 18th सम। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, नोट्स बराबर से बनाना। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब सेल ना। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब सेल। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब सेल। Sir, rent and insurance recurring है ना? कंसाइनी का है ना? यस, रिकरिंग।
सॉरी. सर वो इंश्योरेंस का लॉस की तरह जाएगा, अब नॉर्मल लॉस की तरह. इंश्योरेंस. इंश्योरेंस एक का पैसा नहीं मिला. हाँ तो दिमाग लगाओ, हमने किया था, याद है? फिर एंट्री नहीं आएगा ना. ऐ शाबाश. क्यों? कंजाइनी बेयर कैलकुलेटर दिया करेगा. है. सर इसको डेल क्रेडिट मिल रहा है ना. ये शाबाश. डेल क्रेडिट कमीशन मिलता है तभी. हु बेयर्स द लॉस ऑफ बैड डेट्स? कंजाइन. कंसाइनी. कंजाइनी. कंजाइनर के बुक में बैड डेट्स की कोई एंट्री नहीं आएगी. लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होता कंसाइनर भरता था. तो फिर एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट टू कंसाइनी. कंजाइनमेंट टू कंजाइनी. जैसे नॉर्मल एक्सपेंस वो पे कर रहा है, वैसे बैड डेट्स हमारे बिहाफ पे पे कर रहा है. पे नहीं कर रहा है, नॉन कैश है, डेटर कम हो रहा है, कोई और एसेट कम हो रहा है तो एक्सपेंस. कंजाइनमेंट टू कंजाइनी. वेरी फर्स्ट सम वी डिड, रिमेंबर? उसमें विदाउट डेल क्रेडिट था, इसमें विद डेल क्रेडिट है. सर इसका कमीशन 3216 आ रहा है क्या. कमीशन मेरे को मालूम नहीं यार, अमाउंट्स लोग करो कैलकुलेट. 3936 आ रहा है. 3936 आएगा. डिस्कस, फिनिश इट ऑफ. Come on. Should I solve or should I discuss then? Solve करूं कि बाद में orally discuss करूं? क्या बोल रहे हो? सर करो ना ये. So कर लेता हूँ solve. जर्नल भी करना है अपने को.
ये कितना आ रहा है 1640 into 40 65,600 सॉरी 65,600 वो 5% इंक्लूडिंग 1% है, तो इज इट 5+1 और 4+1? 4+1 और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो एंटायर कमीशन इज ऑन व्हाट? sales. विथ सेल, टोटल सेल्स। तो 65,600 का 5% कितना होता है? 3280 आ रहा है मेरे को, शायद 3280 आना चाहिए, बराबर है? 6% है ना कमीशन, 6% नहीं आएगा? इंक्लूडिंग है, वही तो मैं बोला तुमको, इंक्लूडिंग 1% है। 5% एंड 1% एडिशनल, ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग मतलब 4+1, तो 5 ही है टक्का, टोटल 5% ही है। ठीक है, तो बैंक का 21,020 आएगा। बैंक का 21,020 020 ओके। 12,400 is my value of closing stock at cost. Sorry. सर 16,000 80,000 आएगा ना? कॉस्ट आईपी इज 80, तो आईपी पे लिया तो डायरेक्टली आ गया, फिर उस पे लोडिंग ऐड कर। मैंने कॉस्ट पे लिया है ना, तूने आईपी पे लिया है, तो लोडिंग माइनस होएगा तेरे से, तो कॉस्ट मिलेगा। मैंने कॉस्ट पे लिया, मैं लोडिंग ऐड करेगा यहाँ पे। 20,000 का 150, 16,400, ये आईपी हो गया, समझा? 16,400 बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, और इधर आएगा टू स्टॉक रिजर्व। बोलो प्रॉफिट लॉस टोटल। The profit 11,420 एंड टोटल 1,02,000 मिला सबको? बताओ, एनी डाउट? सर सॉल्यूशन या सर स्टॉक में तो सिर्फ यूनिट्स ही है ना, तो फिर स्टॉक में सिर्फ 10 यूनिट्स है। यस, तो फिर 10 क्यों लिए सर? एक तो 10 एक डेटा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो फिर हमारे एक्चुअल स्टॉक में डेटर इंसॉल्वेंट, वो 40 जो उसने कुकर बेचे थे ना, उसमें से 10 क्रेडिट पे थे और 30 कैश में थे, तो बिका हुआ है ना। उसके बाद डेटर से पैसा नहीं आया, लेकिन वो लॉस तो कंसाइनी ने ही बेयर कर लिया। अपने को तो पूरा पैसा मिल गया, वो 40 का 40 कुकर्स का। बचा हुआ 10 वो थोड़ी इंसॉ, वो तो बिका ही नहीं है, वो तो स्टॉक में पड़ा हुआ है अभी तक गोडाउन में। सर सर अगर ये डेल क्रेडिट नहीं दिया होता तो फिर कमीशन कैसे कैलकुलेट होता?
कमीशन ऐसे ही होता है, 4% होता है ना कमीशन, समझ। हाँ पर वो 10 कुकर तो नहीं मिले ना, तो उसके सेल ही नहीं हुए 10 कुकर। ऐसा नहीं करने का, देख पूरा सेल्स पे पहले कमीशन ले लेने का, हाँ। बराबर, और फिर जो बैड डेट्स हुआ है ना उसका हाँ। अलग से एंट्री कर देने का यहाँ पे। अच्छा। बैड डेट्स का क्या होगा, कंजाइनर टू कंजाइनी, समझा, वो मेरा एक्सपेंस वो पे कर रहा है। मतलब सेल्स क्या करता है तू, इधर सेल्स इधर रिकॉर्ड करता है ना डेबिट में, हाँ। और फिर कमीशन और ये बैड डेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड, तो उतना कम मिलेगा तेरे को। अच्छा, तो मतलब कमीशन तो 40 कुकर्स पे ही देना। कमीशन तो पूरा 40 कुकर्स यार, वो रियलाइज, इसीलिए तो हम लोग बेयर कर रहे हैं, वो बेयर नहीं कर रहे हैं। कमीशन तो हम उसको पूरा सेल्स पे देंगे, जो सेल्स हुआ पूरा। सर मतलब ये एक प्रेशर कुकर का नहीं आया प्राइस, वो सिर्फ इन द बुक्स ऑफ कंजाइन ही आएगा ना, अपने बुक्स में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा? अपने बुक्स में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कंजाइनी के बुक्स में ही आएगा बैड डेट्स, क्योंकि यहाँ पे डेल क्रेडिट दे रहे हैं हम। डेल क्रेडिट नहीं दे रहे होते तो हम लोग बैड डेट्स का एंट्री करते अलग से, ठीक है। टोटल सेल में से हम लोग उतना टोटल सेल डेबिट में दिखाएंगे, और डेल क्रेडिट वाला अपना बैड डेट्स का एंट्री क्रेडिट में दिखाएंगे, उतना कम कर देंगे ऑटोमेटिक। मेरा एक्सपेंस उसने पे किया, 1 लाख रुपए का सेल हुआ है, 10,000 का बैड डेट है, तो सेल 1 लाख का ही दिखाएंगे, बाद में बैड डेट क्रेडिट करके 10,000 उड़ा देंगे, अपने को रेमिटेंस 90,000 मिलेगा कंजाइनी, ऐसा। सर ट्रेडिंग में सिर्फ 60,000 जाएगा ना? ट्रेडिंग में हाँ जीएसओसी अकाउंट ना, यस 60,000। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट भी बना लो, उसमें 2 एंट्री आएगा ना, टू कंसाइनमेंट एंड बाय कंसाइनमेंट। कितना आएगा, 80 एंड 20। Automatically to trading will be 60, correct। ओके करें आगे। बोलो एनी डाउट्स। बैड डेट्स का कंसेप्ट समझा यहाँ पे, बैड डेट्स का कंसेप्ट कंजाइनर के बुक में, कंजाइनर के बुक में जब भी डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ कर रहे हैं तो बैड डेट्स का कोई एंट्री आएगा कि नहीं? नहीं, वो अपना लॉस है ही नहीं, अपने को पूरा जो सेल हुआ उसको मिले ना मिले अपने को पूरा पैसा मिलेगा, तो वो एक्स्ट्रा लॉस बेयर करके अपने को कॉम्पेंसेट करेगा, अपने को पूरा पैसा मिलेगा कंजाइनर, ओके। लेकिन जब हम डेल क्रेडिट अलाउ नहीं करते तब अपना बैड डेट्स का एक खाली अलग से एंट्री कर देने का, कंजाइनर टू कंजाइनर, मेरा एक्सपेंस वो पे किया, सेल्स टोटल वैल्यू और क्रेडिट साइड उसका बैड डेट्स कम करके दिखा देंगे। कमीशन हमेशा टोटल सेल्स पे, कुछ नहीं दिया कमीशन, टोटल सेल्स, ओके। सेल तो भाई ने पूरा मेहनत किया है, डेटर से पैसा बाद में कमाया वो लोग का प्रॉब्लम, ओके, उसके हाथ में नहीं था, वो अपने को बेयर करना पड़ेगा। ऐसा सोचो उसने 1 लाख का सेल किया और 10,000 का खर्चा हो गया, कंजाइनर आपको 90 देगा, तो सेल का एंट्री 1 लाख का होगा और बैड डेट्स का एंट्री कंजाइनर टू कंजाइनी 10,000, तो रेमिटेंस यू विल गेट 90। बड़े आगे कंजाइनी के बुक में क्या ट्रीटमेंट करने का है बैड डेट्स का, विल लर्न दैट व्हेन वी डू इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी, ओके। वो भी लॉजिकली इजी है, कुछ है नहीं उसमें। चलो बोलो इसमें कोई और डाउट, एनीवन? स्टॉक वैल्यूएशन में किसी को प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? स्टॉक रिजर्व, कॉस्ट, आईपी, पक्का समझा? अभी एक कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें अब नॉर्मल लॉस भी है और इनवॉइस प्राइस भी है, ओके। इसका जर्नल नहीं बनाना? इसका जर्नल है एक्चुअली, होमवर्क कर लोगे? इसका जर्नल छोड़ो ना सर, अभी जर्नल तो है। नहीं प्लीज, एक जर्नल है ना, प्रैक्टिस के लिए कर लो ना, है उतना तो कर लो। मैं आपको नंबरिंग दे देता हूँ। ये पहला एंट्री गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ओके। नरेशन शॉर्ट में लिखना, 2 वर्ड, एब्सोल्युटली फाइन। कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड एट आईपी, वापस गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, ओके। लोडिंग रिवर्स या प्रॉफिट रिवर्स्ड, कंसाइनमेंट टू बैंक, freight and insurance paid, consignment to bank, freight and insurance paid,
BR to Kale, advance BR accepted, advance BR accepted. एक काम करो, इसमें डेट्स भी है तो जरा ड्रॉ ही कर लो, चलो डेट वाइज, ये तो डेट वाइज कर पाओगे घर पे देख के। देखो पहली एंट्री कौन से डेट पे आएगी, ये वाली गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वाली, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वाली एंट्री 1 दिसंबर 2011। कैन यू सी दैट? ये रिवर्सल वाली एंट्री भी कौन से डेट पे आएगी? 1 दिसंबर। ये खर्चे वाली एंट्री भी कौन से डेट पे आएगी? 1 दिसंबर। फिर उसने बिल कभी एक्सेप्ट किया हुआ है 4th एंट्री का 14th दिसंबर। कैन यू सी दैट इन द क्वेश्चन? जर्नल है तो जरा डेट्स का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो 14 दिसंबर को BR टू काले, ओके, एडवांस रिसीव्ड, जमेगा डेट्स? हेलो, चलो नेक्स्ट वन। उसके बाद 3 महीने बाद वो ऑनर होगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑनर डेट क्या होगा आपका? जैन फेब मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च। 17 मार्च को भूलना मत, एक और एंट्री करनी है। क्या करनी है? बैंक टू BR, ऑनर की एंट्री, डिस्काउंट नहीं करवाया ना, तो बैंक टू BR कितना? 40,000। 17 मार्च को ये आएगा, ठीक है, एंट्री नंबर 5। फिर बाकी सब उसका एंट्रीज आएगा आपका 31 मार्च से पहले दिया हुआ है, बिफोर 31 मार्च उसने अकाउंट सेल भेजा और तभी पता चला आपको, ओके। उसका खर्चा हो गया है काले का, तो ये भी 31 मार्च। ये बाकी सब एंट्री 31 मार्च, ओके, ऑल एंट्रीज 31 मार्च। अकाउंट सेल भेजा तभी आपको सब डिटेल पता चली। कंसाइनमेंट टू काले 5th वन, कालेज एक्सपेंस, कमीशन पेएबल 6th एंट्री, कंसाइनमेंट टू काले, सेल एंट्री काले टू कंसाइनमेंट, ये भी 31 मार्च। और फिर रेमिटेंस के बारे में कुछ दिया नहीं है तो अजम्पशन लिखना पड़ेगा, अमाउंट रेमिटेड। 8th एंट्री बैंक टू काले 31 मार्च। 9th एंट्री स्टॉक टू कंसाइनमेंट, स्टॉक वैल्यूड ऑन कंसाइनमेंट एट IP। 10th एंट्री लोडिंग कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, प्रॉफिट एलिमेंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमेंट ऑन स्टॉक रिकॉर्डेड। 11th एंट्री फॉर प्रॉफिट कंसाइनमेंट टू बेस, ये सब 31 मार्च। तो बेसिकली पहले 3 एंट्री 1 दिसंबर, चौथा एंट्री 14th दिसंबर, 5वां एंट्री 17 मार्च और बाकी सब 31 मार्च। और लास्ट में 12वां एक और एंट्री आएगा, यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट टू ट्रेड, ओके, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेड, दीज आर द एंट्रीज। जमेगा? खाली डेट्स का ध्यान रखना है। डेट्स क्लियर है सबको? अकाउंट सेल के डेट पे कंसाइनी का सब जत्था एक साथ अकाउंट सेल्स के डेट पे, ठीक है। बिल का खाली ड्यू डेट है, वो 3 महीना प्लस करके आपको ड्यू डेट करना पड़ेगा, और पहला 3 तो दिया हुआ है आपको 1 दिसंबर। मैनेजेबल है? तो ये होमवर्क कर लेना, शॉर्ट में नरेशन लिख देना, 2 वर्ड, एब्सोल्युटली फाइन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। Question 19. Punjab Cycle Company of Ludhiana consigned 100 tricycles to Kanpur Cycle Company of Kanpur costing 1500 each, invoiced at 2000. म्हणजे काय? 500 रुपया क्या हो गया आपका? लोडिंग हो गया, बराबर है? All of you clear? Please turn on the videos. वो रिएक्शन ही नहीं दिख रहा है। Now, उसके बाद कितना है प्रॉफिट एलिमेंट बता सकते हो मुझे? व्हाट इज द प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ लोडिंग परसेंटेज वाइज? परसेंटेज 25%? नहीं, 3.33%। 33.33% ऑन कॉस्ट है बॉस। हाँ, 1500 का 2000 में गया है तो 500 रुपया लोडिंग है ना। 33 1/3% ऑन कॉस्ट का लोडिंग चढ़ा के उसने भेजा है। Then the consignor paid freight 10,000, insurance in transit 1500, recurring or non-recurring? Non-recurring.
During the transit, 10 tricycles were totally damaged. Normal loss or abnormal loss? Abnormal. Abnormal. Loss. How to value the abnormal loss? What all things you will consider in valuing abnormal loss? Rate one. Non-recurring. Non-recurring expense of consignor and the original cost. अब एक गम्मत, मुझे बताओ, abnormal loss को आपको calculate करना और remove करना, so you credit it to consignment, right? That's the logic. You remove the cost from your consignment account. Yeah. So, what price you will value your abnormal loss at? Invoice price or cost price? Cost. Cost price. Obviously cost price. उसको IP पे मत करना, ठीक है? उस पे कोई रिजर्व नहीं हो तो गया बसम स्वाहा गॉन. You are just removing that cost and you are showing it as your loss, है ना? बिल्कुल, उसको इनवॉइस प्राइस पे से निकालना पड़ेगा ना. इनवॉइस से नहीं, कॉस्ट से ही कैलकुलेट करना है. जैसे क्लोजिंग बट स्टॉक कैसे गुड्स आर सेंट ऑन आईपी ना. लेकिन रिवर्स कर लिया ना लोडिंग. अल्टीमेट इफेक्ट कॉस्ट का ही दिख रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट में. तुम एक बात सोचो ना यार, सिंपल लॉजिक है. तुम्हारा साइकिल 1000 रुपए का है, ठीक है? तुमने सोचा था मैं 1500 में बेचेगा और वो साइकिल डिस्ट्रॉय हो गया. तुम्हारा लॉस कितने का हुआ? तो रिपीट करो ना. तुम्हारा साइकिल 1000 रुपए का है, तुमने सोचा था मैं 1500 रुपए में बेचेगा उसको, वो साइकिल डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, तो तुम्हारा लॉस कितना? 1000. 1500 दिखाओगे क्या लॉस में? तो अगर आईपी पे रिकॉर्ड कर रहे हो इसका मतलब तुम बता रहे हो कि तुम्हारा लॉस 1500 हुआ, कंसाइनमेंट में से 1500 निकाल के पीएनएल में 1500 डाल रहे हो. इज दैट द सिचुएशन? नो, योर लॉस इज नॉट 1500 ना, योर लॉस इज 1000. अब नॉर्मल लॉस क्या दिखाता है आपको? कॉस्ट दिखाता है ना. इनफैक्ट सब कुछ कॉस्ट दिखाता है, बट क्योंकि हमने आईपी पे सेंड किए हैं इसलिए शुरुआत में वो एडजस्ट करते हैं, स्टॉक में एडजस्ट करते हैं, अनसोल्ड है इसके लिए. ये तो गया, ये तो लॉस्ट है, कौन? इसके लिए दो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इधर आईपी इधर लोडिंग. इधर तो एक ही एंट्री, सीधा कॉस्ट. रिमूव द कॉस्ट, दैट्स योर लॉस. रिमूव इट फ्रॉम कंसाइनमेंट, शो इट अंडर पीएनएल. कंसाइनमेंट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड एट कॉस्ट प्राइस ओनली. ये समझ में आ रहा है आपको? शुरू में भी आपने कॉस्ट प्राइस पे बना दिया उसको, लोडिंग रिवर्स करके, एंड में भी कॉस्ट प्राइस पे लेके आए. अब नॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना. Is this clear? लॉस को आईपी में लेके लोडिंग किया तो वो रॉन्ग दे दे. वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग, वो रॉन्ग है. वैसे नहीं कर सकते क्योंकि वो अनसोल्ड नहीं है ना, रिजर्व क्रिएट नहीं कर रहे हो तुम वहां पे, ठीक है? तो इनवॉइस प्राइस पे कभी अबनॉर्मल लॉस को इनवॉइस प्राइस पे करना ही नहीं, सीधा कॉस्ट पे लॉस दिखा के खत्म कर लो. ओके, दे आर गॉन, दे आर नो मोर इन स्टॉक. सो रिमेंबर दैट. उसके बाद कानपुर साइकिल टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग ट्राई साइकिल्स एंड पेड 1530 फॉर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. अभी कानपुर साइकिल के हाथ में कितने साइकिल पहुंचे होंगे ये बता सकते हो आप? 90. तो उसने जो 1530 ऑक्ट्रॉय पे किया वो कितने साइकिल पे पे किया है? 90 साइकिल्स पे. और 1530 कौन से टाइप का एक्सपेंस लग रहा है आपको? ट्रांजिट एक्सपेंस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ड्यूटीज, कस्टम, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज. तुम्हारा कुछ है तो एक्साइज तो लगेगा नहीं, इस पे प्रोडक्शन का रहता है. ये लगेगा आपको डॉक चार्जेस, डॉक ड्यूज, ये हो सकता है. कानपुर साइकिल सेंटर बैंक ड्राफ्ट टू पंजाब एंड कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस. एडवांस का एंट्री बैंक ड्राफ्ट से होना है, तो बैंक टू पार्टी, इधर कोई बीआर नहीं है. 50,000 रुपए. लेटर ऑन सेंट एन अकाउंट सेल्स शोइंग दैट 80 ट्राईसाइकिल्स हैव बीन सोल्ड at 2,200 each. 80 बेचा उसने, उसके हाथ में कितने आए थे? 90. 90 में से उसने 80 सेल किया है एट द रेट ऑफ 2200. भाई ने मेहनत की है, अच्छा सेलर है कि नहीं है बताओ मुझे? अच्छा सेलर है. उसको कितने पे बोला था? 2000 पे बेचने बोला था, भाई ने 2200 पे बेच दिया. ओके, और मलाई खा ली, और मलाई अपने को. तो ये सेल हो गया आपका. और कितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी बचे हुए हैं आप सोच के बताओ? 10 यूनिट्स बचे हुए हैं अभी भी. Expenses incurred by Kanpur Cycle Company on godown rent were 2,000. ये कौन सा एक्सपेंस हुआ? Recurring हो गया. Perfect. Kanpur Cycle is entitled to a commission of 5% of invoice price and 25% of any surplus of sale price over invoice price. ये भी हमने किया है अभी एक्स्ट्रा मलाई का. And insurance claim was settled at 14,000. ये अपने को पता चलेगा कि कितना इंश्योरेंस है, कितना लॉस है अब नॉर्मल लॉस वैल्यू करने के बाद. करते हैं. प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइन एंड एक्सीडेंटल लॉस इन द बुक्स ऑफ. व्हाट इज दिस एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट? नॉर्मल लॉस. अब नॉर्मल लॉस अकाउंट हम जो करते हैं ना क्रेडिट साइड,
बाय पीएनएल नहीं लिखेंगे, बाय अबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। अबनॉर्मल लॉस में क्लेम दिखा के बाद में बाय पीएनएल कर देंगे। छोटा सा अकाउंट जो मैंने फर्स्ट सम में आपको बताया था वैसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो फटाफट, स्टार्ट, कम ऑन। वांट टू ट्राई ऑन योर ओन? मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ट्राई करना है खुद से तो साथ में थोड़ा आगे करते जाओ आप। तो यू ट्राई सॉल्विंग इट, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, यू आस्क, वांट ट्राई दिस ऑन योर ओन। यही टाइप के क्वेश्चंस आने का चांस मैक्सिमम है आपको, ये इंस्टीट्यूट लेवल पकड़ के चलो। नेक्स्ट वीक आपका मीटिंग में पेपर्स मिल जाएगा टेस्ट का, पता चलेगा क्या किया है सेमी प्रीलिम में, स्कोर क्या है कि कांड किया है। किसी किसी ने बहुत बड़ा कांड किया है। 2-3 people are in 60s मतलब क्या यार, 60s are very less, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। 80 से कम मेहनत की जरूरत है, 70 से कम तो नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस अ लॉट। 60 से नीचे तो यार क्या, फेल होने का नौबत आ जाएगा तुम्हारा, पढ़ाई नहीं किया ऐसा सिचुएशन। 60s was poor, very poor. We'll discuss the mistakes and everything. सर इसमें जो इंश्योरेंस है वो रेकरिंग अभी है कि तक तो नॉन नहीं। रेकरिंग? कौन सा इंश्योरेंस है? इन ट्रांजिट। अरे यार ट्रांजिट इंश्योरेंस मैंने बोला तो है, फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस नॉन रिकरिंग। ये ट्रांजिट इंश्योरेंस और कंजाइनी का इंश्योरेंस दोनों अलग होता है। कंजाइनर ट्रांजिट इंश्योरेंस दो, ट्रांजिट मतलब क्या है, तुम कभी पता है ट्रैवल इंश्योरेंस निकालते हो फ्लाइट में तुम्हारा, वैसे ही गुड्स का ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हो गया तो वो खर्चा वन टाइम है ना गुड्स को पहुंचाने के लिए, वो नॉन रिकरिंग है। फिर गोडाउन में जाने के बाद तो जितना टाइम गोडाउन में गुड पड़ा रहेगा ना उतने टाइम का उसको इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा कंजाइनी को। 4 महीना पड़ा है तो 4 महीने का, 6 महीना पड़ा है तो 6 महीने का, 8 महीना पड़ा है तो 8 महीने का, वो रिकरिंग हो जाता है, उसको इग्नोर मारने का। ट्रांजिट वंस टू ब्रिंग द गुड टू गोडाउन, गॉट इट। हमेशा ये ट्रांजिट दिया है, नहीं भी दिया है तो पता होना चाहिए, कंजाइनर का हमेशा ट्रांजिट इंश्योरेंस, कंजाइनी का स्टैटिक है गोडाउन वाला, वो रेकर है उसको इग्नोर करने का। ट्रांजिट तो हमेशा नॉन रेकर, ठीक है। मैं तुमको लिस्ट ही दे दूंगा बाद में, नॉन रिकरिंग रिकरिंग तो झंझट ही नहीं, लफड़ाई खत्म। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार लिस्ट रिवाइज कर लेने का, ठीक है। पूरा नॉन रिकरिंग रिकरिंग का लिस्ट दे दूंगा तो देख लेना एक बार। द बुक्स ऑफ पंजाब साइकिल कंपनी,
इधर मैं फर्स्ट सम का टाइप से बता रहा हूँ, ठीक है, बाय अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस अकाउंट पूछा है, डायरेक्टली बाय पीएनएल नहीं कर रहा हूँ। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस दिखा के फिर पीएनएल। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्या है? बाय गुड्स लॉस बाय फायर, टोटल वाला। इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ही आएगा ना, दूसरे के? हाँ, नहीं नहीं, वो भी क्लेम नहीं दिखा, सीधा बैंक दिखा सकते हो ना, सेटल्ड है तो बाय बैंक, और फिर बाय पीएनएल जो बचा हो। एंट्री विल बी लॉस बाय ट्रांजिट, इंश्योरेंस क्लेम की जगह बैंक, टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब दैट इज दिस अबनॉर्मल लॉस, तो इट इज लॉस इन ट्रांजिट के जगह पीएनएल, पीएनएल बैंक टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, अबनॉर्मल लॉस में बाय पीएनएल बाय बैंक। समझा? नॉर्मल एंट्री क्या होता है? ये होता है लॉस इन ट्रांजिट बैंक टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। इधर अपन नाम चेंज कर रहे हैं, लॉस इन ट्रांजिट की जगह पीएनएल डायरेक्टली, बैंक को बैंक, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट की जगह अब नॉर्मल लॉस, पीएनएल बैंक टू अब नॉर्मल लॉस। ओके सर इसमें अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने में वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ना, कंजाइनर का, हाँ, तो वो 10/90 हो जाएगा ना? कंजाइनर का लेना है, कंजाइनी का क्यों ले रहा है? हाँ, कंजाइनर का तो 100 साइकिल पे ही हुआ है, कंजाइनी का 90 पे हुआ है। तेरा तो ट्रांजिट में ही गुल हो गया, तो कंजाइनर पे ही रुक जाने का, कंजाइनी का नहीं लेना अब नॉर्मल लॉस। हाँ। इसका एक शॉर्टकट भी है अब नॉर्मल लॉस ढूंढने का, बहुत इजी है। देखो तुमको 100 यूनिट थे ना, 100 यूनिट में से 10 यूनिट गए ना, 10% हुआ ना, सिंपली कॉस्ट का 10% और एक्सपेंस का 10%, खत्म, ओरली मिल जाएगा आंसर। ऐसे इधर देख के ही पता चलेगा। कॉस्ट कितना था? 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10%, 15,000, इसका 10%, 1,150, समझा? खाली ये ध्यान रखना है आपको, ट्रांजिट तक का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही लेना है, ठीक है? ट्रांजिट तक लॉस हो गया तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर। क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइन का भी आएगा ना? क्लोजिंग स्टॉक में कंजाइनी का भी आएगा, यस। क्लोजिंग स्टॉक उसके गोडाउन में, उसका सब खर्चा इंक्लूड हो गया। नॉन रिकरिंग, खाली कंजाइनी का, नॉन रिकरिंग।
उसका जर्नल करना है। इसमें या इसमें एक नहीं, इसमें एक्चुअली जरूरत नहीं है, अब नॉर्मल लॉस का ही एक एंट्री है, चलेगा। जर्नल नॉट नीडेड, हो गया लेजर पूरा आंसर खत्म। हाँ ओके, चेक वेट। ये 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 176,000 आ रहा है। हाँ सर हम्म सर कंसाइनमेंट स्टॉक में किसमें 10/90 आएगा और किसमें 10/100 आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट 100 का था, उसमें 10/100। हाँ कंजाइनर ने भी जो गुड्स भेजा वो 100 क्वांटिटी उसने सेंड की थी, तो उसने भी 100 यूनिट पे खर्चा किया है, बट इन ट्रांजिट ही 10 यूनिट लॉस हो गया। यस तो कंजाइनी ने कितना रिसीव किया? 90, तो 90 रिसीव किया, तो उसने जो 1530 पे किया वो कितने यूनिट स्पेंड कर किया है? 90 पे 90, तो उधर 10/90। कंजाइनी के नॉन रिकरिंग में 10/90 आएगा, बाकी 10/100 दोनों का, समझा? अंडरस्टूड। अगर यही लॉस कंजाइनी के गोडाउन में हुआ होता ना पहुंचने के बाद, ट्रांजिट में नहीं, कंजाइनी के गोडाउन में हुआ होता, तो वो 100 ही आता ना। सबका 10/100। तो कंजाइनी ने भी 100 यूनिट रिसीव किया, उसने भी 100 यूनिट का खर्चा किया, तो 10 यूनिट का कितना? और लोडिंग चार्जेस का सर ये परसेंटेज कितना आएगा इसका? लोडिंग चार्जेस का 10/100 ही है लोग 50,000 परसेंटेज 33.33% है ना कॉस्ट पे, 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अच्छा, मतलब वैसे बोल रहा है वो स्टॉक के लिए, हाँ वो तो 110 ले लेना सीधा 10%, समझा? हाँ 100 में से 10 यूनिट है ना, तो 50,000 का 10%, 5,000 इज लोडिंग, सिंपल।
12,000 आ रहा है कमीशन। हाँ हाँ इधर ध्यान रखना है, कंजाइनी का नॉन रिकरिंग के वक्त 10/90 लेना है। ही रिसीव्ड ओनली 90 गुड्स, 10 वे लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो मैंने पहले भी किया है, फिर रिमेंबर ये आएगा आपका 170। तो कॉस्ट कितना मिला आपको? 16 320 प्लस लोडिंग 50,000 का 110, that is 5,000। So 21,320 is my IP, and to stock reserve 5,000। To PNL, what's your profit or loss? PNL कितना आ रहा है? 13 31440 31440 और टोटल 2638,470 और बाय Sir, बैंक 263470 263,470 263470 8 नहीं है, 8 नहीं है। ओके ओके। और रेमिटेंस 110,470 110,470। yeah check the answer। okay, clear? इसमें जर्नल जरूरत नहीं है खास, ऊपर वाले का कर लेना। इसमें मेरे को खाली बोलो अबनॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होगा? ओरली यू टेल मी, सिंपल इट इज। व्हाट बी द एंट्री फॉर अबनॉर्मल लॉस? एक ही चीज अलग है इसमें। क्या होगा अबनॉर्मल लॉस का एंट्री? abnormal loss to consignment। abnormal loss to consignment। okay, narration is same, abnormal loss recorded। okay, abnormal loss recorded। and ये वाला एंट्री क्लब कर सकते हो। abnormal loss अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे नीचे, ये क्या एंट्री होगा? what will be this entry?
Bank P&L to abnormal loss. Bank P&L to abnormal loss. Okay, claim received and balance loss transferred to P&L. Claim received and balance loss transferred to P&L. दो ही एंट्री अलग है, चाहिए तो ये दो एंट्री लिख दो रफ में बाजू में. Abnormal loss to consignment, abnormal loss recorded, and bank P&L to abnormal loss being claim received and balance loss transferred to P&L. Claim received and balance loss transferred to P&L. Claim received and balance loss transferred to P&L. Then we have 16th sum. आपका होमवर्क है, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो एंड हम लोग समाप्त करते हैं आज का लेक्चर. सम नंबर 16 आपका होमवर्क है, एकदम अच्छे से करना, दिमाग लगा के मस्त समय. देखो डिस्कस कर रहा हूँ, फटाफट देख लो. 1000 टॉयज कंसाइन्ड बाय रॉय एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा. मिला हो गया ये सबका? दिस वन इज डन. प्रीवियस सम फिनिश्ड. सब अंधेरे में बैठे, आधे तो सो गए मेरे को लगता है. हो गया? चलो. 16 sum is for homework. Check the answer. Check the answer क्या? Check the sum. 1000 toys were consigned by Roy and Company of Calcutta to T. Nu of Rangoon at an invoice cost of 150 each. अभी invoice cost of 150 each दे दिया है. Roy and Company paid freight, insurance, so I don't think so they have given any cost price separately. आपको पास कॉस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इनवॉइस कॉस्ट ही कॉस्ट है आपका. ठीक है, आईपी नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस ही है. इनवॉइस कॉस्ट दे दिया है ना, दैट इटसेल्फ इज योर कॉस्ट प्राइस. इनवॉइस प्राइस नहीं है, वही कॉस्ट है. ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, लोडिंग वोडिंग वाला लफड़े वाला सम नहीं है, सादा सम है. गॉट इट? तो स्टॉक रिजर्व और लोडिंग का कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको. ओके. 1000 toys were consigned by Roy and Company to Rangoon. Invoice cost वही cost है 150 का. Roy and Company paid freight and insurance. Aryan Shah, non-recurring की recurring? Recurring insurance. Sorry, non-recurring. मैं मजाक में बोल रहा था, सच में बोल रहा था? नहीं, सच में. अरे भाई हार्ट अटैक मत दे यार तू. इंश्योरेंस ये ट्रांजिट वाला है, कंसाइनर पे कर रहा है, नॉन रिकरिंग है. ठीक है. ड्यूरिंग द वॉयेज 100 toys were totally damaged and by fire and were to be thrown overboard. आग लग गई, जल गए, फेंक दिया. तो 100 toys are what? Abnormal loss. Abnormal loss. कैसे वैल्यू करोगे इसको? Non-recurring expense of consignor and original cost, just like you value your stock. Okay, basically उस खर्चे का proportionate expense आप निकाल रहे हो, consignment में से remove कर रहे हो अपना part. T. Nu took the delivery of remaining toys and paid 14,400 as customs duty. पहले तो बताओ ये 14,400 उसने कितने टॉयज पे पे किया होगा? 900. हाँ 900 पे. और वो कस्टम ड्यूटी क्या है? नॉन रिकरिंग डॉग ड्यूज, कस्टम ड्यूटी. तो गुड्स ही नहीं छोड़ेगा कस्टम डिपार्टमेंट वाला, बेचोगे कैसे? ओके. ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट, कस्टम, डॉग ड्यूज, डॉग चार्जेस, ये सब नॉन रिकरिंग. ऑक्ट्रॉय ये तो निकल गया. ऑक्ट्रॉय. T. Nu sent a bank draft to Roy for 50,000 advance payment. Later on sent an account sale showing that 800 toys were sold for 220 each. ये सेल हो गया आपका. 900 उसको मिले थे, 800 उसने बेच दिए. That brings us to what conclusion? के 100 units are there in what? Closing stock. Closing stock में 100 यूनिट बचे हुए हैं. Expenses incurred by T. Nu on go down rate and advertisement are 2,000. म्हणजे काय? कोणते expense हुए? Recurring. T. Nu was entitled to a commission of 5%. तो किस पे देने का commission? Total sales पे. कुछ नहीं दिया तो total sales पे. One of the credit customer could not pay for 5 toys.
बैड डेट Bad debts. बैड डेट हो गया बॉस। और चेक करो सब में डेल क्रेडिट कमीशन है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। नहीं है तो कौन बेयर करेगा बैड डेट्स को? रॉय एंड कंपनी। कंजाइनर बेयर करेगा। तो कंजाइनर के बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए बैड डेट्स की? Consignment to कंजाइनमेंट टू Consignment to कंजाइनी। consignee. मेरा एक्सपेंस उसने पे किया, ठीक है। अभी आप ऐसे वो बैड डेट हो गए तो आप टेंशन लेके वो सेल में से कम नहीं करना है, हाँ? आपको तो पूरा पैसा मिल जाएगा सेल का, 2200 इंटू 800 इंटू 220, उसमें से कुछ नहीं करना, ये एक्सपेंस अलग से कर देंगे हम लोग रिकॉर्ड। समझ में आई ना बात? आपको तो पूरा पैसा मिल रहा है, ओके। और फिर आप बैड डेट्स अलग से क्रेडिट कर दोगे कंजाइनी को, फिर नेट अमाउंट रिसीव कर लोगे रेमिटेंस के बाद कंजाइनी से। क्रेडिट इनकम पूरी दिखाओगे और सामने एक्सपेंस दिखा दोगे बैड डेट्स का, ठीक है। सेल्स में से कुछ माइनस नहीं करना है आपने, अपना सेल्स पूरा दिखेगा क्रेडिट साइड 220 इंटू 800 और बैड डेट्स अलग से एक्सपेंस डेबिट। फर्स्ट सम हमने किया ना शीट का फर्स्ट सम एक्स लिमिटेड वाला, सेम है ये। तो कंजाइनमेंट टू कंजाई नी, बैड डेट्स का अमाउंट क्या होगा ये बताओ मुझे, बैड डेट्स का अमाउंट क्या होगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स? 5 खिलौनों का पैसा नहीं मिला है, 5 into 220. 5 इंटू 220, समझ आया कि नहीं? सिंपल है, 5 का पैसा नहीं आया ना, 5 इंटू 220 कितना होगा बैड डेट्स? 1100 रुपया। 1100 रुपीज विल बी योर बैड डेट्स। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? एंट्री क्लियर है? कंजाइनमेंट टू कंजाइनी, मेरा एक्सपेंस उसने पे किया। तो कंजाइनी के अकाउंट में है ना, आपका डेबिट में टोटल सेल होगा 220 इंटू 800 और क्रेडिट में ये बैड डेट्स दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, इतना कम हो जाएगा। तो बैलेंस अमाउंट यू विल रिसीव फ्रॉम कंजाइनी, इसका मतलब हमने बेयर किया, ठीक है। यही अगर डेल क्रेडिट अलाउ करते तो बैड डेट्स की कोई एंट्री आती नहीं, तो ऑटोमेटिकली जितना पूरा क्रेडिट है पूरा रिसीव करते हैं, बैड डेट्स नहीं दिखता कंजाइनी के क्रेडिट में, पूरा पैसा हम रिसीव कर लेते। क्लियर विद बैड डेट्स कंपोनेंट, बैड डेट्स एंट्री कैलकुलेशन, क्या क्या बनाने का देख लो। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, टी न्यूज अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट in the books of Roy and Company, assuming that nothing has been recovered from the insurers due to the defect in the policy. Tinu settled his account immediately. ये क्या बोल रहे हैं? इंश्योरर से कुछ नहीं मिला मंजे का है, क्लेम नहीं मिला, कुछ क्लेम नहीं मिला, पूरा का पूरा अबनॉर्मल लॉस है। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? अब पीएनएल अकाउंट भी पूछा है, छोटू सा पीएनएल एक्सट्रैक्ट बना सकते हो, क्या दिखेगा पीएनएल अकाउंट में? चलो दिमाग लगाओ, बताओ मुझे पीएनएल अकाउंट में क्या दिखेगा? देखो पीएनएल अकाउंट में ना 2 एंट्रीज दिखेंगी, 2, सिर्फ 2। क्या दिखेगा? देखो अपने सम में भी पीएनएल बनाया ना, यही 2 दिखेगा। ये दिख रहा है आपको 2 पीएनएल। 2 पीएनएल का क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और दूसरा क्या दिखेगा? कहाँ गया? ये रहा, ये अब नॉर्मल लॉस वाला बाय पीएनएल का क्या दिखेगा? 2 अब नॉर्मल लॉस। फर्क क्या है? खाली ये सब में ये बाय बैंक क्लेम आया है, अपना वाला होमवर्क सब में क्लेम नहीं है, तो सीधा ये बाय अब नॉर्मल लॉस का 2 कंसाइनमेंट और पूरा बाय पीएनएल, एंटायर अमाउंट इज लॉस। इज दिस क्लियर? क्लेम कुछ नहीं है, पूरा लॉस हो गया। तो बाय पीएनएल और पीएनएल में 2 अब नॉर्मल लॉस। समझ आ गई अब नॉर्मल लॉस वाली एंट्री? बोलो एनी डाउट? सर तो एक प्रॉफिट और लॉस वाला और एक इसका अबनॉर्मल लॉस वाला ना, 2 एंट्री ना? हाँ, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट वाला लॉस। हाँ। पीएनएल में 2 ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखने वाला। पीएनएल विल हैव जस्ट 2 एंट्री और पीएनएल के ऊपर ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट दिखाना, याद है? एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड पीएनएल अकाउंट, इट इज एन एक्सट्रैक्ट पार्ट। ओके, तो इतना बना देना, कंसाइनमेंट अकाउंट, पार्टीज अकाउंट, पीएनएल। कोई डाउट? बना सकोगे? ठीक है, तो ये होमवर्क करना है, आपको कब तक भेजना है? कल सवेरे 10 बजे तक। इज्जत से करना, थोड़ा रिस्पेक्ट से करना, अच्छे से करना, ठीक है? प्रेजेंट करना, नोट्स वोट्स देख के, और टाइम देखना कितना लगता है, ठीक है? एग्जाम में 10 मिनट्स मैक्स टाइम है इसका, 10 मिनट, और कैलकुलेशन काफी है, स्पीड रख के करना, ठीक है? सर आपको भेजने का है क्या? हाँ भैया, आपको भेजना है? हाँ होमवर्क ग्रुप में। तो मेरे को पर्सनल पे भेज, चलेगा? पर्सनल पे भेज, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग फिर कल 3:15 बजे। कुछ डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।